हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपकी हिंदी टाइपिंग के साथ साथ पेपर वन जो कि हमारा क्वालिफाइंग नेचर है उसमें ये यूज़फुल होगा, क्योंकि आपके पिछले कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारे विराम चिन्ह से क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया था कि विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये देखा गया है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। विराम चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, ठीक है। तो विराम चिन्ह कहते किसे हैं? तो जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलते समय वाक्यों में हम लोग ठहराव लेते हैं, कहीं रुकते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं। तो जब हम वहाँ पे ठहराव लेते हैं तो इसी चीज़ को हम लेखन में कुछ चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। और यदि लिखते समय विराम चिन्हों का सही से प्रयोग ना किया जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए विराम चिन्ह का क्या काम है। तो विराम चिन्ह हमें बताता है कि हमें ठहराव कहाँ लेना चाहिए, भावों को व्यक्त करने के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। लेखन में हुई त्रुटि को, गलतियों को सुधारने के लिए भी हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। कई चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग बड़ी लिखी हुई रहती है, उसे हम लोग छोटी करने के लिए भी हम लोग विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, विराम चिन्ह के टाइप्स भी देखेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह का हम लोग उदाहरण समझते हैं, ठीक है। जैसे विराम चिन्ह का एक उदाहरण है जो हमारा सामान्य सूचना है, ठीक है। इसमें एक सूचना दी जा रही है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण विराम लास्ट में लगा है। यहाँ पे ठहराव है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? इसमें पूर्ण विराम लगने से ये एक सामान्य सूचना है जो कोई व्यक्ति किसी और को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पे कैसा है? ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। बात को समझिएगा, ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पे कैसा लग रहा है? भाव कैसा आ रहा है? यहाँ पे प्रश्न सूचक आ रहा है ना। नेक्स्ट है श्याम आया है, आश्चर्य से। देखिए यहाँ पे आश्चर्य का भाव आया है, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ पे श्याम आया है ना, श्याम आया है। तो इस तरह से जो हमारा वाक्यों में जो ठहराव आता है, जैसे बीच में भी कहीं कहीं ठहराव आ जाता है, कहीं कहीं अंत में आता है, तो इसी ठहराव को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह का जो प्रयोग है, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट, फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट है रोको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाला है इस पे गौर कीजिएगा, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर ना जाने देने की बात हो रही है। देखिए रोको मत जाने दो, यानी कि वो जो है व्यक्ति उसे रोकना है, मत जाने दो का अर्थ है उसको जाने नहीं देना है। नेक्स्ट जो थर्ड है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। और यहाँ पर जाने देने की बात हो रही है। ये देखें, अब इसे और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, रोको मत जाने दो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे रोकना है या जाने देना है, या फिर जाने देना है या फिर रोकना है। जबकि हम लोग बात करते हैं द्वितीय और तृतीय वाक्य में तो अर्थ स्पष्ट होता है। द्वितीय में यानी कि सेकंड में क्या अर्थ यहाँ क्लियर है, उसको रोकना है और जाने नहीं देना है। लेकिन दूसरा चीज़ में क्या है, उसको रोकना नहीं है, जाने देना है, ठीक है। यही चीज़ समझिए। दूसरे वाक्य में रोको के बाद क्या लगा है? अल्प विराम लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, रोको के बाद लगने से रोकने के लिए कहा गया, इसीलिए यहाँ पे रोकने के लिए कहा गया। जबकि तीसरी वाक्य में हम लोग देखते हैं
रोको मत के बाद अल्प विराम लगा है, रोको मत यानी कि उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। ठीक है, अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि जो हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं तो वो मीनिंग कैसे चेंज कर देता है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ रोको के बाद हम लोग यहाँ पे अल्प विराम लगाए थे, तो इसका अर्थ हो गया था उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। वहीं पे हम लोग रोको मत के बाद यहाँ पे हम लोग अल्प विराम लगाएं तो यहाँ से अर्थ एक स्पष्ट होता है कि उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये आपका विराम चिन्ह के प्रकार हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कई सारे आपके विराम हैं, उनके जो मार्क्स है, विराम चिन्ह मार्क है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और उसका जो सिंबल जो हम लोग साइन लिखते हैं, डिनोट करते हैं, वो यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, और ये आपको जो है ना, ये सारे चीज़ का आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा, तो आप चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप नोट्स से भी अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एस्पायरेंट्स ऑफ झारखंड। ठीक है, एस्पायरेंट्स ऑफ, एक साथ है, इसमें स्पेस नहीं देना है, एस्पायरेंट्स ऑफ झारखंड। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे यूट्यूब का जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम लोग कंप्लीट झारखंड एलडीसी का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा विराम चिन्ह है उनके प्रकार, तो जैसे कि अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, उप विराम हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गया, योजक चिन्ह हो गया, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह हो गया, और साथ ही साथ लाघव चिन्ह हो गया, विवरण चिन्ह हो गया, रेखांकन चिन्ह हो गया, लोप चिन्ह हो गया, जिसे हम लोग पदलोप चिन्ह भी कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जिसे हम लोग रिपीट पॉइंटर सिंबल भी कहते हैं, विस्मरण चिन्ह यानी कि त्रुटि पूरक चिन्ह या सहस्पद, या जिसे हम ओब्लिवियन साइन कहते हैं, अवग्रह या फिर दीर्घ उच्चारण। ठीक है, जिसमें लंबा टर्म के लिए हम लोग दीर्घ का उच्चारण करते हैं, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह जिसे इक्वल साइन कहते हैं, और जो लास्ट हमारा इसमें आ जाता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे वो है निर्देशक चिन्ह जिसे हम लोग डैश साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक चिन्ह को पढ़ते हैं बारीकी से। ठीक है, तो हमारा पहला जो चिन्ह आता है वह चिन्ह है अल्प विराम, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉमा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हम लोग कॉमा कहते हैं। तो देखिए अभी जो हम पढ़ाएंगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा इस साइड में, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में, और साथ ही साथ एक कोष्टक में यहाँ पे उसका साइन जो हम लोग कहते हैं सिम्बॉल, या फिर जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, मार्क जिसको कहते हैं, चिन्ह, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश में, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक मुझे लगता है किसी में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा है कि हम लोग अल्प विराम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्प विराम अब क्या होता है, तो अल्प विराम की हम लोग बात करते हैं, तो अल्प विराम हमारा हो जाता है थोड़ा जहाँ हम लोग रुकते हैं। ठीक है, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अधिक यहाँ पे अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अभी हम एग्जांपल से और अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जैसे इसमें क्या क्या रहता है, जैसे हम लोग अल्प विराम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, तो अल्प विराम एक नया स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्प विराम हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट थिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सजातीय शब्दों के बीच में। ठीक है, सजातीय शब्दों के बीच में हम लोग करते हैं, सजातीय शब्दों के बीच में करते हैं। और
जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे है वीरेंद्र, वीरेंद्र है ना, वीरेंद्र विजय, वीरेंद्र विजय और अर्जुन, अर्जुन, वीरेंद्र विजय और अर्जुन खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, वीरेंद्र के बाद कॉमा लगा है, विजय के बाद कॉमा लगा है, जिसे हम अल्प विराम कह रहे हैं, ठीक है। तो सजातीय शब्दों के बीच में यहाँ पे देखिए वीरेंद्र विजय और अर्जुन क्या है, लड़का है, बॉय है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, सजातीय शब्दों के बीच में भी लगाते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो गया, जहाँ जहाँ पर कम रुकना पड़े, जहाँ पर कम रुकना पड़े, कम रुकना पड़े, है ना, जहाँ पर कम रुकना पड़े। और थर्ड है निषेध सूचक, ठीक है, निषेध सूचक, निषेध सूचक क्या होता है, नहीं होता है, निषेध सूचक को हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। अभी हम समझाएंगे। जैसे नहीं, मैं खाना, जैसे यहाँ पे देखिए, इसे हम और अच्छे से समझाएंगे। जैसे किसी समय नहीं के साथ हम लगाते हैं, नहीं तुम पढ़ने जाओ, ठीक है, नहीं तुम पढ़ने जाओ। यानी कि यहीं पे, यहाँ पे कह रहा है कोई व्यक्ति किसी से कि नहीं तुम पढ़ने जाओ, तुम्हें पढ़ने जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और एक चीज़ हो गया, और दूसरा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, स्वीकार सूचक के बाद, स्वीकार सूचक के बाद, ठीक है, सूचक के बाद, स्वीकार सूचक के बाद हम लोग, यानी कि स्वीकार सूचक क्या हो जाता है, हाँ। यदि कोई सेंटेंस में हाँ स्टार्टिंग में लिखा है तो उसके बाद भी हम लोग अल्प विराम लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लगाते हैं, तो इन सब सारे जगहों पे हम लोग लगाते हैं अल्प विराम, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण होगा, और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप पूजे जाते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, राम, उसके बाद थोड़ा सा देर रुकेंगे, ज़्यादा नहीं, राम, सीता और सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। अल्प विराम, विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, है ना, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, और जहाँ पे हमें सजातीय सजातीय शब्द मिले वहाँ पे रुकना पड़ता है, और जहाँ पर हमें थोड़ा देर रुकना पड़ता है, और जहाँ निषेध सूचक यानी नहीं है, जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग में नहीं है उसके बाद हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे स्वीकार सूचक है, जहाँ पे हाँ है वहाँ पे हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अर्धविराम, जिसे हम सेमी कॉलम कहते हैं, ठीक है, सेमी कॉलम कहते हैं अर्धविराम। अब समझिएगा अर्धविराम किसे कहते हैं, तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ हम लोग थोड़ी देर कहाँ पे रुकते थे, तो थोड़ी देर हम लोग अल्प विराम में रुकते थे, और अल्प विराम से थोड़ी देर और, ठीक है, थोड़ी देर और रुकना पड़े वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेमी कॉलन का और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेमी कॉलन में क्या होता है। देखिए, जहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाए, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, जहाँ एक वाक्य की समाप्ति, ठीक है, समाप्ति, एक वाक्य समाप्ति हो जाए, एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर उसका संबंध आगे के किसी वाक्य
से दिखा जाता है या फिर दिखाया जाता है वाक्य से दिखाया जाता है, वहाँ अर्धविराम, वहाँ पे अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्धविराम क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज अर्धविराम, जहाँ पे अल्प विराम की अपेक्षा में कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, और दूसरी चीज़ जहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर उसका संबंध आगे के किसी वाक्य में दिखाया जाता हो, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्यास्त हो गया, पहला सेंटेंस क्या, सूर्यास्त हो गया। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ क्या स्टार्ट हो रहा है, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ठीक है, सूर्यास्त जब होता है तो क्या होता है, वो लालिमा छा जाता है। ठीक है, लालिमा के जगह पे यहाँ पे क्या क्या है, कालिमा ने ले लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, जो सूर्यास्त वाला है इसी का मतलब जो है आगे की वाक्य में दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह है, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया है, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। तो पहला जो वाक्य है यहाँ पे, जब पहला वाक्य जो समाप्त हो गया, जैसे सूर्योदय हो गया, सिंपल है, सूर्योदय हो गया, उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि आगे में इस वाक्य का संबंध आगे में भी है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग यूज़ किए इसी के बीच में अर्धविराम का यूज़, यानी कि कॉलन का यूज़ हम लोग किए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, जिसे हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश की जो हम लोग पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं, तो इंग्लिश में ही एक है पूर्ण विराम, ये वाला। ठीक है, जो आपको नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे इंग्लिश में आपको ये वाला फुल स्टॉप देखने को मिलता है इस तरह। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये वाला सिर्फ आपको हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम का अर्थ होता है जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। बहुत सरल है, कोई भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, जैसे राम खाना खाता है, अब सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे, तो क्या लगा दिए, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिए। मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पे भी लगा दिए पूर्ण विराम। राम राम का होगा यहाँ पे। ठीक है, राम का दोस्त मोहन है, ये वर्ड सेंटेंस जैसे खत्म होता है यहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, यहाँ पे जैसे सेंटेंस खत्म हुआ यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, पूर्ण विराम लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूर्ण विराम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उपविराम। ठीक है, उपविराम को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ठीक है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उपविराम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे प्रदूषण एक अभिशाप। ठीक है, यहाँ प्रदूषण को क्या दिखाया गया है, एक अलग दिखाया गया है कि एक अभिशाप है प्रदूषण। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विज्ञान बताया गया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी समय यहाँ पे हम लोग जब किसी कथन को अलग दिखाना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं, यानी कि उपविराम का यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, जिसे हम साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। देखिए इसे समझिए कैसे, जैसे हाय, आ, छी, अरे, शाबाश। ठीक है, इन सब में यहाँ पे लगाया जाता है एक्सक्लामेशन मार्क, जैसे इंटरजेक्शन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है, हाय वह मरा गया, हाय वह मार गया, मारा गया, यहाँ पे क्या होगा, वह मार गया, इसमें क्या गलत लग रहा है कुछ, है ना, हाय वह मारा गया होगा ना, मर गया, मार गया थोड़ी ना होगा। ठीक है, इसे सुधार लेते हैं, हाय वह मारा गया। ठीक है, आह कितना सुहाना मौसम है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए आ का जो यहाँ पे आ क्या बता रहा है, यहाँ पे आ क्या बता रहा है बताइए? हर्ष बता रहा है, कि विवाद बता रहा है, कि विस्मय बता रहा है, कि घृणा बता रहा है, कि आश्चर्य बता रहा है, कि करुणा बता रहा है, कि भय बता रहा है? ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल हम उदाहरण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है? हाय। हाय के साथ लगा, आ के साथ लगा सकते हैं, छी के साथ, और अरे और शाबाश इत्यादि के साथ आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने भावनाओं को, जैसे कि हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि को बोध कराते हैं, तब आप यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह को ही हम लोग साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। ये बहुत सी सरल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सूचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। देखिए प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में किया जाता है। ये बहुत ही आसान है। जैसे भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो वो क्या आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वह क्या लिख रहा है, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह क्या लिख रहा है, तो लास्ट में क्या लगा दिए? क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्टक, जिसे हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अब कोष्टक में क्या होता है? कोष्टक का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए के लिए या फिर अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख कर किया जाता है, ठीक है। इसे और आसानी से हम लोग उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे विश्वामित्र, ठीक है। यहाँ पे विश्वामित्र क्या है? क्रोध में कांपते हुए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? क्रोध में कांपते हुए। यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे लिखा गया, जैसे क्रोध में कांपते हुए विश्वामित्र है, इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं, क्रोध में कांपते हुए। यहाँ पे वो बता रहा है उसका स्टेटस, ठीक है, कि जो विश्वामित्र हैं वो क्रोध में, ठीक है, कांपते हुए, विश्वामित्र ठहर जा, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मराज, जिसे हम किसे कह रहे हैं? धर्मराज। यहाँ पे किसे मेंशन कर रहे हैं? यहाँ पे युधिष्ठिर को हम लोग धर्मराज कह रहे हैं। धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। कोष्टक चिन्ह, विराम चिन्ह को अंग्रेजी में ही हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, जिसे हम लोग हाइफन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे गए हैं। योजक चिन्ह है ना, जिसे हम हाइफन कहते हैं, ठीक है। हाइफन, देखिए यहाँ पे एक हाइफन हो जाता है और एक दूसरा क्या हो जाता है आपका? ये वाला देखिए कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम लोग डैश साइन कहते हैं। इन दोनों को देखेंगे। देखिए जो निर्देशक चिन्ह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ इस प्रकार के, ठीक है। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं योजक यानी कि हाइफन की, तो ये इसका आधा होता है, थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पद के मध्य में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप अपोजिट वर्ड में भी इसको कर सकते हैं, जैसे अधिक आसानी समझने के लिए आप विलोम शब्द में भी आप उपयोग कर सकते हैं इसे, ठीक है। विलोम शब्द में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सुख का क्या होता है? दुख होता है। लाभ का हानि, दिन का रात, यश का अपयश, तन का मन, मन का धन, इस तरह करके। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, ठीक है, ठीक है। हाइफन आपका क्लियर हो चुका है, हाइफन क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, और जो सेकंड होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। किसी की कही गई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है सिंगल वाला, इसी को हम लोग एक हरे कहते हैं, एक हरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, एक हरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जो कोई व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है एज इट इज़ लिखा जाता है, उसी को हम लोग दोहरे उद्धरण या फिर
अवतरण चिन्ह जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, वहीं पे तुलसीदास ने सत्य कहा है पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो तुलसीदास जी ने जो भी कहा एज इट इज़ जो लिख दिए और उसी को हम लोग लिखते हैं। तो जब एज इट इज़ लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसे डिनोट करके दिखा देते हैं कि ये तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है वो। ठीक है, जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो राम जी ने जो भी कहा उसकी बातों को जो हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं तो वहीं पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब बच जाता है एक हरे वाला। ठीक है, अब एक हरे वाला क्या होता है, एक हरे जो होता है वो को क्या होता है, जब किसी शब्द के वाक्य में ही अर्थ दिया हो तो अर्थ के लिए एक हरन उदाहरण चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे दिया रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि है। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें इसी वाक्य में इसका अर्थ दिया गया है। ठीक है, इसे और आसानी से समझिए। इसमें मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ संधि। ठीक है, संधि, संधि, संधि का अर्थ, संधि का अर्थ जोड़ है ना। संधि का क्या अर्थ है, जोड़। देखिए एक एक वाक्य है संधि का अर्थ और इसी वाक्य में जोड़ है। संधि का जो संधि का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे उसका मतलब भी बता दिया गया है। ठीक है, संधि का अर्थ जोड़। तो यहाँ पे जो अर्थ वाक्य में ही बता दिया जाता है तो उसी वाक्य में जो अर्थ छिपा हुआ रहता है उसी को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, जिसे हम लोग संक्षेप सूचक या फिर एब्रीविएशन साइन कहते हैं। ठीक है, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द के को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर आगे शून्य लगा देते हैं या शून्य लाघव चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे है डॉक्टर। डॉक्टर आप देखेंगे जब भी आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरा डॉक्टर, जैसे किसी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर AK सिंह। ठीक है, डॉक्टर AK सिंह है ना, तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में ऐसे मिलेगा डॉक्टर AK सिंह। तो उसी प्रकार हिंदी में है डॉक्टर AK सिंह है ना, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला जो शून्य टाइप का लगा हुआ रहता है इसी को हम लोग एब्रीविएशन साइन यानी लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे पंडित के लिए ये, इंजीनियर के लिए ये, उत्तर प्रदेश के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है विवरण चिन्ह या फिर आदेश चिन्ह, जिसे साइन ऑफ फॉलोइंग कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए, आम के निम्न फायदे। अब फायदे क्या है यहाँ पे लिखे जाएंगे, एक नंबर क्या फायदे हैं, दूसरा नंबर फायदा क्या है, तीसरा क्या फायदा है, चौथा क्या फायदा है। ठीक है, तो वाक्यांश में विषय में कुछ सूचक निर्देश आगे में और उसके बारे में बताया गया है, उसी जगह हम लोग विवरण चिन्ह यानी आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग लगाते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद है, तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद क्या क्या है, 1 2, दूसरा क्या है और तीसरा संज्ञा के मुख्य भेद क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार वचन के 2 भेद हैं, वो वचन के क्या क्या भेद है यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेखांकन चिन्ह। ठीक है, जिसे हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का हम लोग प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी का पृथक करती है। ठीक है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। ठीक है, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। ठीक है, तो रेखांकन चिन्ह विराम चिन्ह को ही अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। तो यहाँ क्या है, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए शब्द, महत्वपूर्ण शब्द क्या है और यहाँ पे पृथक है ना, सर्वश्रेष्ठ कृति और उपदेश। तो ये सारे में हम लोग अंडरलाइन लगा के हम लोग इसके रेखांकन चिन्ह जो है अंडरलाइन करके हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लोप चिन्ह, जिसे हम लोग पदलोप चिन्ह या फिर मार्क ऑफ ओमिशन कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम ने मोहन को
गाली दी, आगे क्या दिया, ठीक है, वो रहने देते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ओमिशन लगा के हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं। मैं सामान उठा दूंगा पर, ठीक है, पर डॉट डॉट ओमिशन लगा के पूर्ण विराम, ठीक है। मैं घर अवश्य चलूँगा, मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, ठीक है। तो लोप चिन्ह विराम चिन्ह को ही अंग्रेजी में हम लोग मार्क ऑफ ओमिशन कहते हैं, और उसे कैसे लगाया जाता है वो आप इस उदाहरण से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसे हम लोग रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, जब किसी एक ही चीज़ का जैसे हम लोग लगाते हैं, जैसे प्रोनाउन में पढ़ते हैं, नाउन पढ़ने को जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो रहता है नाउन, उसी को हम लोग वहाँ पे प्रोनाउन में लिखते हैं। जैसे कि नाम है राज, बार बार राज 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 क्यों लिखे हैं, उसके जगह हम लोग नहीं लिख सकते हैं ही, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है। रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रमेश के पिता एक किसान है। यहाँ रमेश का देखिए, यहाँ पे क्या था, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, फिर यहाँ रमेश के पिता किसान है, रमेश एक अच्छा लड़का है। तो बार बार रमेश का प्रयोग ना करके यहाँ पे हम लोग रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, और इसे कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सेकंड वाला जो लाइन है, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, जो सेकंड वाला लाइन है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डबल कॉमा टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे रमेश के पिता एक किसान है, तो इस जगह पे ये वाला यहाँ पे रमेश के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह यानी कि त्रुटिपूरक चिन्ह, हंसपद, जिसे ओब्लिवियन साइन कहते हैं, ठीक है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। आप जब कुछ लिख रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ को भूल जाते हैं तो वहाँ पे ये वाला आप सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे राम, अब पता नहीं अब राम कहाँ जाएगा, भूल गए हैं, तो वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करके आगे लिखेंगे, वहाँ जाएगा, राम जाएगा, राम जाएगा, कहाँ जाएगा, मथुरा जाएगा, ठीक है। उसी तरह श्याम में रहते थे, श्याम में रहते थे, कहाँ पे रहते थे श्याम, श्याम गांव में रहते थे। अब श्याम कहाँ रहते थे, बाजार में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, पटना में रहते थे, गांव में रहते थे, कहाँ रहते थे। तो जब हम यहाँ भूल गए इसी प्रकार यहाँ पे इसे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवग्रहद या फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसे लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। और इसी के साथ आप बताइएगा कि हिंदी टाइपिंग में इसका ऑल्ट कोड क्या होगा, ठीक है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, अवग्रहद दीर्घ उच्चारण चिन्ह का सिंबल जो है उसे हम ऑल्ट कोड में कैसे लिखेंगे ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अवग्रह एक देवनागरी चिन्ह है, इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुए अ के लिए किया जाता है, परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर या इसे अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है। अतः इसे ही दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। जब किसी वाक्य या शब्द में किसी विशेष शब्द को उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है, अधिक समय लगता है, तब वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी 2-3 एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। पाणिनि का सूत्र है एडा पदांतादति, ठीक है, एडा पदांतादति, अर्थात पद के अंत में ए या ओ के बाद यदि आकार आए तो आकार लुप्त हो जाता है, ठीक है। पद के अंत में ए ओ के बाद यदि आकार आता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो आकार वहाँ पे लुप्त हो जाता है तथा ए ओ को पूर्व रूप पहले जैसा ही हो जाता है। यहाँ इसी लुप्त हुए अ को अवग्रह चिन्ह कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, इस पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं, इसे ही पूर्व रूप स्वर संधि भी कहते हैं। यह अयादि संधि के अपवाद है। इसी प्रकार, ठीक है, जैसे सोहम, सोहम, बालकोम, प्रभोनुग्रहण, ठीक है। वहीं छंद में इस चिन्ह को गुरु मात्रा आ ई उ आदि प्रदर्शित करने में भी प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, शट डाउन हो गया था पीसी। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसे हम लोग इक्वल साइन कहते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
जैसे कि इसका प्रयोग अधिकांश गणित में किया जाता है, ठीक है। जैसे 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 9 को 7+2 भी लिख सकते हैं, 5+4 भी लिख सकते हैं। जैसे सोना, यहाँ पे इक्वल टू साइन देके लिख सकते हैं कि 60,000 रुपये 10 ग्राम है, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये में 2 रोटी, इस तरह करके हम लोग तुल्यता सूचक चिन्ह इक्वल साइन से लिख सकते हैं, ठीक है। अतः चिन्ह जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य करने के लिए किया जाता है उसे तुल्यता सूचक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुल्य होगा, ठीक है, यहाँ पे तुल्य है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, यहाँ पे तुल्य, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम लोग डैश साइन कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको जो हाइफन वाला है और डैश वाला, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो डैश साइन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है और जो हाइफन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। डैश बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है उससे, ठीक है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है, ठीक है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए अध्यापक, ठीक है, अध्यापक तुम जा सकते हो, ठीक है। अध्यापक क्या कह रहा है, तुम जा सकते हो। जबकि योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समस्त पद के लिए किया जाता है। समस्त पद से तात्पर्य है दो शब्दों के मध्य किसी भी शब्द का लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद से तात्पर्य समास से होता है, परंतु जहाँ प्राय द्वंद्व समास होता है वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे अभी हम समझाएं कि योजक चिन्ह वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो योजक चिन्ह वाला है ना, योजक चिन्ह या फिर विभाजन चिन्ह, ठीक है, यह आकृति में देखिए ये जो है ना डैश साइन से, ठीक है, यह आकृति में निर्देशक चिन्ह का आधा होता है। कौन होता है आधा, तो ये योजक चिन्ह, ठीक है, आधा होता है और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी उदाहरण के लिए सब हम लोग वहाँ पे समझ गए, जैसे दिन रात ये वो, ठीक है, उसके लिए वहाँ पे था, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, निर्देशक चिन्ह अध्यापक, अध्यापक यहाँ पे निर्देश दे रहा है, ठीक है। जैसे क्या दे रहा है, अध्यापक तुम जा सकते हो, अध्यापक तुम जा सकते हो। तो अध्यापक और यहाँ जिसे बता रहा है, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अध्यापक तुम जा सकते हो, ठीक है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो और इसे उदाहरण से यहाँ समझ सकते हैं, ये वाला है दिन रात और सुख दुख लाभ हानि, ये आपका हाइफन वाला है, ठीक है, हाइफन वाला है, योजक चिन्ह वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, आप नोट्स देख लीजिएगा, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।